of all, the definition. Okay, basically in any programming language, loops are basically used to execute a set of multiple statements repeatedly until a particular condition is satisfied. Okay, advantage of loops, basically it saves the code and it helps to traverse the elements of array. Suppose एक सिंपल एक एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ. सपोज कीजिए कि आपको अपना नाम प्रिंट करना है. ओके, तो आप क्या लिखते हैं? बेसिकली प्रिंट एफ, और जो भी डबल कोट्स के अंदर में जो भी स्टेटमेंट है वो लिखते हैं. ओके, लेकिन सपोज कीजिए इसी अगर आपको अपने नेम को सपोज कीजिए कि 5 टाइम्स अगर आपको डिफाइन करना है, ठीक है, तो आपके पास अगर लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट द प्रिंट एफ स्टेटमेंट इन 5 टाइम्स. ओके, बट इन केस ऑफ द लूप आपका ये कोड जो होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली ये यूज करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कोई वर्क है, रिपीटेटिव वर्क को परफॉर्म करने के लिए हम एक तरीके से लूप्स को यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये क्या कर सकता है? इट ऑल्सो सेव योर कोड. ओके, how it works? Basically there are 3 types of loops in available: while, for and do while. Okay, the loops are divided into categorized into the 2 ways: top tested and bottom tested. What do you mean by top tested and what do you mean by bottom tested? Okay, top tested is that type of loop in which the condition will be tested in the initially. Okay, जब भी आप कोई भी लूप यूज कर रहे हैं तो कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका चेक होगा, उसके बाद ही आपका क्या होगा? जो भी आप उसके अंदर में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा. फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए. सपोज कीजिए कि आपको किसी सपोज कीजिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है. ओके, कॉन्फ्रेंस के लिए आपको पास दिया हुआ है. तो अगर आप सपोज कीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, वहां पे एक गेट है, वहां पे आपका पास चेक हो रहा है, तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद अगर आप पास आपको देखा जा रहा है तो दैट मीन्स उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करने के पहले आपका सबसे पहले क्या हो रहा है? आपका पास वो चेक कर रहे हैं. तो दैट मीन्स कि जैसे आपका पास वेरीफाई होगा, अगर पास वेरीफाई हो जाता है तभी आप कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी कंडीशंस है वो हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी स्टेटमेंट. ठीक है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं? टॉप टेस्टेड. तो बेसिकली जो लूप्स है वाइल, फॉर और डू वाइल, इसके अंदर में वाइल और फॉर ये 2 लूप्स ऐसे हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप टेस्टेड. यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली ये दोनों लूप्स के अंदर में जो भी कंडीशन होगा वो हमारा पहले चेक होगा. कंडीशंस के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कंडीशंस जो देंगे वो ये भी हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, और ये भी दे सकते हैं, कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस क्लास के अंदर में डिस्कस भी किया था कि कोई भी कंडीशंस के अंदर में अगर हम कोई इंटीजर दे रहे हैं एक्सेप्ट 0, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको ट्रू माना जाएगा. लेकिन जैसे ही उसके अंदर में वैल्यू अगर हम 0 दे रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. ओके, now we go for some practicals. Okay, okay, first of all we have to include the header files, include studio and onio.h. Okay, what is the loop? ओके, ये लूप तो एक कॉमन टर्म है. बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं. ठीक है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा. ओके, बेसिकली लूप्स के जो हम लोग टाइप्स देखते हैं वो क्या है? सबसे पहले एक होता है आपका टॉप टेस्टेड. ठीक है, सेकंड इज द बॉटम टेस्टेड. ठीक है, टॉप टेस्टेड का मतलब क्या है? यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं. इसके अंदर में 2 लूप्स जो हैं वो जो हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. एक आएगा इसके अंदर में फॉर, सेकंड इज द वाइल. ओके, क्यों बोलेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं. हियर द कंडीशन
will be tested in the beginning of loop. ओके, ठीक है, ये है। अब सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। बॉटम टेस्टेड में सिट के अंदर में एक आता है लूप जिसको बोलते हैं हम लोग डू वाइल। ओके, जस्ट अपोजिट हियर द कंडीशन विल बी टेस्टेड एट द एंड ऑफ द लूप। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग फॉर लूप के बारे में। ठीक है, जो हमारा सिंटेक्स है फॉर लूप, सिंटेक्स इज, this is the for is a keyword, initialization, okay, initialization, semicolon, condition, semicolon, increment slash decrement। okay, now statement 1, statement 2 डॉट। ओके, ये आपका बेसिकली क्या है, फॉर का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली फॉर जो है अगर देखें तो 4 सेक्शंस में डिवाइड है। ठीक है ना, सबसे पहला क्या है आपका इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए कि कोई वेरिएबल है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर है। ठीक है, आई को इनिशियलाइज करने के लिए सपोज कीजिए 1 से, दैट मीन्स की इनिशियल वैल्यू क्या हो गई इसकी, 1 हो गई। ओके, अब यहाँ पे है कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये है कि सपोज कीजिए हमने लिख दिया आई लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, यानी आई का जो कंडीशन है ये क्या होगा, आई लेस देन और इक्वल टू 5। ठीक है, यानी आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन और इक्वल टू 5 होगी। इसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस। ओके, नाउ आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने printf %d, आई। ओके, अब यहाँ पे देखना है कि एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, यहाँ पे मैंने देखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस दिया हुआ है। तो कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट कब होगी, जब आपका यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट, वी हैव टू एग्जीक्यूट द मल्टीपल स्टेटमेंट एट अ टाइम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं कर्ली ब्रेसेस will be required in case of multiple statements। ओके, जब आपका मल्टीपल स्टेटमेंट्स होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल स्टेटमेंट है उस केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द कर्ली ब्रेसेस। अगर आप देंगे भी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं देंगे तब भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक आपका जैसे इफ एल्स में बताया था उसी तरीके से यहाँ पे भी कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये है पे कि यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कैसे करता है, व्हाट विल बी द एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आई इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यहां से जाने के बाद ये चला जाएगा कंडीशन पे। ठीक है, तो आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1 है। यहाँ पे लिख देते हैं आई इक्वल टू 1। तो करंट वैल्यू 1 है, इसके बाद कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन में जाकर के चेक होगा कि 1 लेस देन और इक्वल टू 5। तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू है। ओके, कंडीशन ट्रू होने के बाद तभी ये कहाँ पे आएगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। क्लियर है, तो प्रिंट आई, प्रिंट है %d आई, तो आई की करंट वैल्यू कितनी है, 1। यहां से फिर कहाँ पे चला जाएगा, आई प्लस प्लस पे। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब क्या है, ऑलरेडी पता है ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस होने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कहाँ पे आ जाएगा, ये कंडीशंस पे आएगा। ठीक है, कंडीशन पे आने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 5, फिर कंडीशन ट्रू है। उसके बाद कंडीशन चेक होने के बाद आपका फिर स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितनी बार ये कंडीशन चलेगा उतनी बार ये लूप आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्टेटमेंट होगा। तो इसमें इसका आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा आपका आउटपुट इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड 5।
5 तक इसलिए जाएगा क्योंकि जब i की वैल्यू 5 होगी, 5 प्रिंट करने के बाद फिर कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे, यहाँ पे इंक्रीमेंट पे 5 प्लस प्लस कितना वैल्यू हो जाएगा 6। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएंगे 6 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। फॉल्स होते ही क्या हो जाएगा, इस पूरे लूप से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो ये जो होता है बेसिकली लूप का एग्जीक्यूशन इस तरीके से होता है फॉर लूप का, ठीक है। तो फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर में, जैसे टेबल क्रिएट करना है, बहुत सारे सीरीज हैं, पिरामिड्स हैं, ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे आपके फॉर लूप से ही बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर में हम ये भी काम कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि मल्टीपल एलिमेंट्स पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें 1 से लेकर के 100 तक का कुछ वैल्यू पे काम करना है, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे लूप्स यूज कर सकते हैं। लूप्स के अंदर में बस इसका एक एडवांटेज यही है कि इसके अंदर में जो भी हम वैल्यू लेंगे वो वैल्यू आपस में क्या होगा, लॉजिकली रिलेटेड होगा। लॉजिकली रिलेटेड का मतलब क्या होगा कि दैट मीन्स कि उसका आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सीरीज है 1 3 5 7 9, तो ये जो चीज है ये किसके थ्रू हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। क्योंकि 1 के बाद 3, तो 3 के बाद 5, यानी दोनों का सबका जो डिफरेंस है वो कितने से इंक्रीज कर रहा है, 2 2 से आपका इंक्रीज करता जा रहा है, ओके। इसी तरीके से दैट मीन्स कि जो भी एक लॉजिकल सीक्वेंस में जो एक सीरीज आपका जनरेट होगा वो हम किसके थ्रू बना सकते हैं, बेसिकली हम लोग फॉर लूप के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। जो भी एक फॉर का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इट हैज बीन गेट डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट। फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन वेयर वी इनिशियलाइज एनी वैल्यू और एनी वेरिएबल, कंडीशंस, ओके, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, क्लियर है। मेन इसमें ये देखना है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, उसके बाद फिर स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, इससे आपको थोड़ा माइंड में भी रहेगा। इनिशियलाइज, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद कहाँ पे चलेंगे, कंडीशन पे जाएंगे, ठीक है, कंडीशन पे, ठीक है। कंडीशन के बाद कहाँ पे जाएंगे, स्टेटमेंट, ठीक है ना, लूप के अंदर में जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, ठीक है। और इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद फिर कहाँ पे जाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग कंडीशन पे, और कंडीशन के बाद फिर कहाँ पे चले जाएंगे, स्टेटमेंट पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग वर्क्स को हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉर लूप। फर्स्ट इज द इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, again execution of the statement, then increment decrement, okay, again condition will be checked and again the statement will be executed। क्लियर है, ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये तो आप हम लोग देखा कि एक तरीके का लाइफ साइकिल हो गया कि जिस तरीके से आपका फॉर लूप आपका एग्जीक्यूट होता है, ओके। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ सपोज इंट आई, सिंपली एक प्रिंट करा के देखते हैं, ठीक है ना। पहले CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। नाउ सपोज कीजिए कि हमें 1 से लेकर के 10 तक वैल्यू प्रिंट कराना है। i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ पे 10, और यहाँ लिख देंगे i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, जैसे बहुत आप लोग को जो मैंने बताया था प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, तो वहां पे मैंने एक चीज आपको डिस्कस, कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया था कि यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट 1 से ही होगा या 2 या 3 से भी हम लोग कर सकते हैं। तो फॉर लूप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंक्रीज एनी वैल्यू बाई 1 2 और 3, दैट मीन्स की कस्टमाइज इंक्रीमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बताएंगे कस्टमाइज इंक्रीमेंट किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिंपली एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं %4d, 4d का क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओके, आई, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक न्यू लाइन कर देते हैं साथ में, ठीक है। न्यू लाइन देने से क्या फायदा होगा, आपका वैल्यू जो है वो नीचे आता जाएगा, लाइन चेंज करके आता जाएगा, ठीक है। नाउ ये हो गया, ठीक है। नाउ ये हो गया गेट ch, ओके, कंपाइल नाउ,
ओके, इस तरीके से आपने देखा कि लेकर के 1 से 10 तक आपका वैल्यू आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि मुझे क्या करना है कि सिर्फ ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना है। क्या करना है? सिर्फ ऑड नंबर्स को। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है। 1 के बाद क्या है ऑड नंबर? 3। 3 के बाद 5। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इंक्रीज करना है वो कितने से इंक्रीज कर सकते हैं? 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2। अब क्या होगा? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 होगा, ठीक है। 1 के बाद क्या हो जाएगा? 3। 3 के बाद 5। 5 के बाद 7। 7 के बाद 9, ठीक है। तो 9 तक तो वैल्यू प्रिंट होगा, लेकिन 9 के बाद क्या हो जाएगा? 9 में 2 ऐड होगा तो 11। तो जब यहाँ पे लास्ट में जो कंडीशन चेक होगा 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन बिकम्स फॉल्स। ओके, तो ये क्या करेगा? 1 से लेकर के 9 तक आपका वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसको भी कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल और नाउ रन। देख लिया आपने। तो यहाँ पे आपने ये देखा कि किस तरीके से कस्टमाइज तरीके से हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली देखते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी नंबर्स का टेबल जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सिंपली एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग जिसके अंदर में यूजर को नंबर इनपुट करना है और उसके अकॉर्डिंग वो टेबल उसका जनरेट होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक आई ले लेते हैं और एक वैल्यू ले लेते हैं एन। एन का मतलब हो गया कि जिसका टेबल आपको जनरेट करना है, ठीक है। प्रिंट एफ स्लैश एन इंटर ए नंबर, ठीक है ना, नंबर स्लैश टी। ओके, वैल्यू को रीड करा लेते हैं। स्कैन एफ परसेंट डी परसेंट एन, हो गया। ये है। अब सपोज कीजिए कि हमें जो किस नंबर का आपको टेबल जनरेट करना है? एन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं आई प्लस एन, ठीक है। यानी जो भी हम नंबर देंगे, ठीक है ना, यहाँ कर देते हैं सपोज कीजिए किसका टेबल? एन का, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी सपोज कीजिए 5 है, ठीक है ना। 5 अगर हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए पहले। सपोज कीजिए इनपुट कर रहे हैं 5, तो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा? टेबल 5 से, ठीक है। और उसके बाद खत्म कहाँ पे होगा? यहाँ पे 10 15 डॉट 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 करके यहाँ पे क्या कर देते हैं? 50। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने देखा कि 5 10 15 और 50, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पे हमने आई को किसे इनिशियलाइज कर दिया? आई से, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? आई इक्वल टू 5। ओके, अब जो आप ये देख रहे हैं कि हमें वैल्यू कहाँ तक लेके जानी है? 50 तक। तो 5 को 50 बनाने का तरीका क्या है? 5 को 50 बनाने का तरीका हो जाएगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 10 से। गुड। यहाँ पे लिख देंगे n इंटू 10, हो गया ना। अब हमको क्या करना है कि जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको कितने से इंक्रीज कराएंगे? जैसे सपोज कीजिए कोई भी टेबल हम बना रहे हैं, 5 का ही टेबल है, तो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, दैट मीन्स कि हमेशा कितने का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है? 5 का। गुड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? आई इक्वल टू आई प्लस एन, ठीक है। अब उसके बाद सिंपली हमने वैल्यू को लेकर के प्रिंट करा दिया है, ठीक है। प्रिंट है %4d। अब देखिए एग्जीक्यूट कैसे करेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आउटपुट होगा वो किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पे सबसे पहले लूप देखिए, लूप क्या बन रहा है। सपोज कीजिए इफ n इक्वल टू 5, ठीक है ना। f की n की वैल्यू क्या लिया हमने? 5। तो जैसे ही हम 5 ले रहे हैं यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा लूप? फॉर i इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 5। 5 आ गया। नेक्स्ट i लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। और मल्टीप्लाई हो गया 10 से, तो कितना हो गया? 50। 50 हो गया यहाँ पे। नाउ i इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा है हमने? i प्लस n की वैल्यू कितनी है? 5। अब इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा ना कि अगर हम i की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो 5 10 15 इस तरीके से वैल्यू प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिख दें प्रिंट एफ %d कॉमा आई, यही बनेगा ना जब हम n की वैल्यू देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया कि अगर n की वैल्यू 5 लेंगे तो हमारा इंटरनली किस तरीके से बन जाएगा? इस तरीके से एक फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटली लूप। इसके बाद सबसे पहले हमारा क्या होगा? इनिशियलाइज 5 हो गया, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू है,
लूप के अंदर आएंगे, परसेंट डी आई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, इंक्रीमेंट पे, इंक्रीमेंट पे जाएंगे तो आई की वैल्यू कितनी है 5, और 5 में 5 ऐड होगा तो कितना होगा 10। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 10 लेस देन 50, कंडीशन ट्रू, फिर लूप में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्या किया कि एक तरीके से पूरा का पूरा डायनेमिक जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया, जिसके अंदर में कोई भी वैल्यू हम इनपुट करें हमारा क्या करेगा, वो ऑलरेडी टेबल को जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कंपाइल नाउ, सपोज कीजिए 5 है, देखिए आ गया ना, 5 10 15 20। ठीक है, इसी तरीके से कोई वैल्यू देते हैं, कंपाइल किया, यहाँ से रन किया। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिए 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर थोड़ा इंटरेक्टिव अगर आपको बनाना है तो ये भी काम कर सकते हैं। थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक बता देता हूँ, जैसे मान लें कि आप चाहते हैं कि 1 by 1 करके आए। ठीक है, तो मैंने एक बताया था ना आपको फंक्शन, कौन सा फंक्शन बताया था, डिले। ठीक है, तो डिले लिख देंगे, मान लो कि 1 सेकेंड का देना है तो क्या लिख देंगे 1000। ओके, तो डिले जो हमारा फंक्शन है वो किस हेडर फाइल के अंदर में डिफाइन है, डॉस डॉट एच, तो हैश इंक्लूड यहाँ पे लिख देंगे डॉस डॉट एच। ठीक है, अगेन कंपाइल कर लेते हैं, नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, सपोज कीजिए 9 करते हैं, देखिए। ओके, ये थोड़ा सा आपका इंटरेक्टिव हो गया। ओके, अब इसके अंदर में एक और चीज आपको मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर में हम चाहे तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कलर चेंज करने का तरीका देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या लिख देंगे सी। ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट कलर। ठीक है, टेक्स्ट कलर आता है, और यहाँ पे जो भी अगर आप चाहें वैल्यू दे दें, मान लीजिए कि 8 लिख देते हैं। ठीक है, ओके, नाउ सपोज कीजिए यहाँ पे हमने दे दिया 9, देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से कलर अगर आपको चेंज करना है तो ये भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट कलर सपोज कीजिए ग्रीन देना है तो GREEN आ गया ग्रीन, इस तरीके से। क्लियर है, तो यहाँ पे आप इन्हें ये भी देख लिया कि यहाँ पे सी के अंदर में अगर हमें कोई टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना है, कस्टमाइज करना है तो वो कर सकते हैं। बेसिकली कलर्स के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट कलर के बारे में, यहाँ पे ये सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे वी कैन ओनली सेलेक्ट वन ऑफ द फर्स्ट 8, 0 to 7 में आप कलर आपका ले सकते हैं। ठीक है ना, 0 से लेकर के 7 तक का। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर कि उसको ब्लिंक कराना है तो ब्लिंक कराने के लिए क्या लिखेंगे, कलर का नाम और प्लस ब्लिंक। ठीक है, ये भी चेक कर लेते हैं ब्लिंक कैसे कराएंगे। सपोज कीजिए ग्रीन को ही ब्लिंक कराना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन प्लस क्या लिख देंगे, ब्लिंक, BLINK, ब्लिंक। अब आप देखेंगे जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वहां पे ब्लिंक करेगा, ये कंपाइल रन। सपोज कीजिए यहाँ पे दे दिए 8 कर रहा है ना ब्लिंक, तो ये ब्लिंकिंग हो गया। तो बेसिकली आप लोग को ये लगता है कि HTML इस तरीके का काम वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन सी के अंदर में भी सारा काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको आपको मैंने ये बताया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ा एक एडिशनल चीज है जो कि बेसिकली हम लोग लूप बता रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये चीज आपको बता दिया। ठीक है, लेकिन बेसिकली हम लोग को ये भी करना है प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ तो आपने अगर टेबल एक समझ लिया कि टेबल हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर में जो भी हम वैल्यू देंगे उसका एक टेबल वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। ठीक है ना, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। Okay, next program is include
stdio.h has include conio.h. ओके, यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर लूप्स. ओके, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर लूप. ओके, स्क्रीन विजिबल है ना सबको अभी? हेलो. यस सर. यस सर. हाँ, गुड. तो बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि फॉर लूप को हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं. जनरली क्या होता है कि आपको बुक्स में या जब भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो सिंपली एक सिंटेक्स आपके माइंड में बैठ जाता है, फॉर आई इक्वल टू 1 लेस देन, इस तरीके से. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उसको कैसे लिख सकते हैं. ये इसलिए बता रहे हैं कि सपोज कीजिए आप कहीं पे जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो वही आप प्लेसमेंट पेपर्स में, तो यहाँ पे उस तरीके का क्वेश्चंस दे दिया जाता है आपको. ठीक है, तो फिर वहां पे आप सोचेंगे कि इस तरीके का तो मैंने देखा ही नहीं है फॉर्म, तो आपको ये लगेगा कि ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, सपोज करते हैं फॉर आई इक्वल टू, सपोज कीजिए 2 लिख दिया. ठीक है, और यहाँ लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू सपोज कीजिए 10, और यहाँ लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 2. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रिंट एफ %3d स्लैश n कॉमा आई. एक सिंपल सा प्रोग्राम पहले लिखेंगे, फिर इसका फॉर्म चेंज करते जाएंगे एक एक करके, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, इसको कंपाइल करेंगे, क्या होगा आपको ऑलरेडी पता है क्या आएगा. दो दो से इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 10 आएगा. ठीक है, नाउ एग्जीक्यूट हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसके फॉर्म को चेंज करते हैं थोड़ा सा. अब पहला जो फॉर्म जो हम लोग चेंज करेंगे इसमें ये करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आई इक्वल टू 2. ठीक है, इसको ऊपर में डिफाइन कर दिया यहाँ से, और इसको यहाँ से हटा दिया. ओके, इसका मतलब जो इनिशियलाइजेशन सेक्शन है उसको हमने लेकर के उसके टॉप में डाल दिया. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड था आपका फॉर्म, नाउ इट विल बी डिवाइडेड इनटू ओनली द 2. ओके, अब इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं. सेम आउटपुट. नाउ नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे जो आप इंक्रीज कर रहे हो ना वैल्यू को, कितना से इंक्रीज हो रहा है 2 से, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ला देते हैं नीचे. ओके, यस, यहाँ पे हमने लिख दिया आई इक्वल टू आई प्लस 2. ओके, और वहां से हमने इस आई को 2 को हटा दिया. अब आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिवीजन हो गया, यानी पहले 3 फैक्टर्स थे. ठीक है, 3 सेक्शंस में डिवाइड था पूरा का पूरा फॉर. अब आपके पास कितना है, 2 सेक्शंस नहीं है. पहला जो सेक्शन है हमने ऊपर टॉप में डिफाइन कर दिया, और लास्ट का जो सेक्शन है उसको किस में डाल दिया, लूप्स के अंदर बॉडी में डाल दिया. ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं. नाउ कंपाइल. ओके, 2 4 6 8 10 सेम आउटपुट. तो यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 तरीके से हमने देखा कि 3 सेक्शंस को हम अलग अलग तरीके में बना सकते हैं. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, ये इसलिए आपको बताना जरूरी था क्योंकि जैसे ही यहाँ पे ब्लैंक होगा ना, आप सोचेंगे कि ये ब्लैंक है तो इसमें एरर आएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉर लूप. ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सबसे पहला, एक तो ये फॉर्म है, एक बार लिख भी दे रहा हूं मैं. फर्स्ट फॉर्म. सेकंड फॉर्म क्या था, फॉर आई इक्वल टू, अलग अलग बना देते हैं, 1, या उसी को लिख देते हैं 2 आई लेस देन इक्वल टू 10 आई इक्वल टू आई प्लस 2. हो गया. प्रिंट एफ %3d कॉमा आई. हो गया. तो फर्स्ट फॉर्म ये था, सेकंड फॉर्म एक ये हो गया. थर्ड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म था आपका फॉर इक्वल टू 2 ठीक है,
नाउ टू I लेस देन और इक्वल टू 10, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं इसको, यहाँ पे लिख देंगे printf नाउ %3d कामा I, ओके, और यहाँ पे लिख दिया I इक्वल टू I+2, हो गया। तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक फॉर लूप को अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि थोड़े से कुछ सीरीज के प्रोग्राम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीरीज के प्रोग्राम्स में किस तरीके का, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर में शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है, उसको यूज करके एक सीरीज बनाते हैं यहाँ पे, इंक्लूड cdio.h as include conio.h, ओके। अब जो हमारे पास जो सीरीज हमें जनरेट करना है वो इस तरीके का सीरीज जनरेट करना है, सपोज कीजिए 5, 10, 20, 40, 80, 160, ठीक है, 80 तक ही लेते हैं। अब ये सीरीज जनरेट करना है हमें, तो इस सीरीज को कैसे जनरेट करेंगे ये देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट आई एक ले लेते हैं, ओके, और एक वैल्यू है 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ले लेते हैं एन की वैल्यू क्या ले लेते हैं, सपोज कीजिए n इक्वल टू 5, ओके, क्लियर स्क्रीन। अब आपको मैंने एक चीज बताया था, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट में आप देख रहे थे कि जब जैसे ही हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या होता है, डबल से इंक्रीज कर रहा था, याद होगा आपको, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मैं दो तरीके से बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो पहला तरीका शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, ओके, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू बनाएंगे, लिखेंगे फॉर, देखिए यहाँ पे कितने टर्म्स तक है, तो देखिए 1, एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट और 4 शिफ्ट, यानी 4 शिफ्ट तक हमको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 4 और i प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं c, ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं c। अब c का काम क्या होगा, देखिए c का काम ये होगा कि जो हमारा n है उसको क्या करेगा, वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा। लेफ्ट शिफ्ट का साइन क्या है, ये आपका लेफ्ट शिफ्ट का साइन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे i, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, printf %2d स्लैश t, यानी टैब दे देते हैं तो सिंगल लाइन में ही आ जाएगा, कॉमा, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे c, ठीक है, यहाँ पे क्लोज। इसके बाद यहाँ पे गेट ch, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था लेफ्ट शिफ्ट में वैल्यू क्या होता है, हर शिफ्ट में डबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लूप चलेगा तो सबसे पहले i की वैल्यू कितनी आएगी, 1, यहाँ पे 1 आएगा। तो n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 लेफ्ट शिफ्ट करेगा 1, तो 5 जब लेफ्ट शिफ्ट 1 करेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल, यानी 10, तो c10 प्रिंट कर जाएगा। इसके बाद i प्लस प्लस, यानी i की वैल्यू 2 होगी, फिर कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो i की वैल्यू, अब करंट वैल्यू कितनी हो गई, 2, फिर यहाँ पे आएगा n की वैल्यू तो वही फिक्स है 5, 5 को कितना शिफ्ट करना है, 2 शिफ्ट, तो 2 शिफ्ट करेंगे तो कितना होगा, एक शिफ्ट करेंगे तो 10 होगा, दूसरे शिफ्ट करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका आता चला जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को एक बार हम लोग देखते हैं किस तरीके से होता है ये, सी, एक मिनट, कंपाइल, नाउ रन, कितना आ गया, 10, 20, 40, 80, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे 5 तो आया ही नहीं, तो 5 इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे जो लूप स्टार्ट किया किससे किया, 1 से किया, तो ये तो 1 शिफ्ट से वैल्यू डबल हो जाएगा। तो 5 को अगर हमें लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस i की जगह में वैल्यू दे देंगे 0,
यानी पहली बार जो हमारा यहाँ पे आएगा उस केस में क्या होगा, जीरो शिफ्ट होगा। तो जीरो शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी वैल्यू है उसका अगर हम जीरो शिफ्ट करते हैं तो उसके वैल्यू पे कोई चेंज आपका नहीं होगा। तो पहली बार में क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 ही रहेगा, और नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 20 होगा, फिर 40 होगा, फिर 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, कंपाइल नाउ एग्जीक्यूट, देख लिया आ गया ना, 5 10 20 40 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये देखा कि बाय यूजिंग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर हम इतना अच्छा सीरीज हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, पहला तो ये हो गया, दूसरा इसी प्रोग्राम को दूसरे तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए, फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू कितना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कर दिया, i प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, और यहां लिख देंगे printf /n %3d कॉमा, यहां लिख देंगे क्या था, 5 था ना, n इक्वल टू n इंटू i। ठीक है, पहला वाला कंडीशन क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर आपका 80 है। ठीक है, यानी हर बार जो वैल्यू होगा वो कितने से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, सिर्फ 2 से होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको यहाँ पे एक बार आप कंडीशन चेक कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। एक बार कंपाइल कर लेते हैं सिंपली, क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 10 30 120 600 क्यों आ रहा है, देखिए सबसे पहले 5 है ना, यहाँ पे 5 में किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से, तो 10 आ गया, फिर 3 से हुआ तो 30 आ गया, फिर 4 से हुआ तो 120 हो गया, और ये 600 हो गया। तो ये देख रहे हैं ना, एक नया लॉजिक आपके सामने आ रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा, इसको एक बार कमेंट बना देते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये जो हमारा आ रहा है वैल्यू, ये क्या आया था, यहाँ पे लिख देते हैं 5 10। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 30, उसके बाद क्या आएगा 120, इसके बाद कितना आएगा 600। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले क्या लिखा हमने 5। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 5, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आएगा 2, तो 5 इंटू 2 कितना होगा 10। ठीक है, फिर 10 में 10 हो गया, फिर 10 से कितना मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, 30 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 120, और 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 600। तो आपने यहाँ पे देखा कि एक नया सीरीज और जनरेट हो रहा है हमारे पास, जो कि क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, और फिर 5 से। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक असाइनमेंट ये है कि जो मैंने यहाँ पे जो बनाया है 5 10 20 40 80, ये तो सिंपल इस तरीके से एक बना दिया। ठीक है, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सिंपली फॉर लूप से हम कैसे बनाएंगे इसको। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने ये देखा कि सीरीज बेसिकली, देखिए फॉर लूप के अंदर में हम लोग सीरीज, बहुत तरीके का सीरीज हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका किस तरीके से सीरीज जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, एक और स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, वो भी बताते हैं अभी, हैश इंक्लूड stdio.h। बेसिकली क्या होता है कि आप लोग को क्या, जब भी हम लोग फॉर लूप पढ़ते हैं, ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर में जो उसका एक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग जनरली, क्लियर स्क्रीन, लिखने का तरीका ये होता है फॉर, ठीक है, i इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, और i प्लस प्लस, ये ठीक है, म्यूट कीजिए प्लीज, i प्लस प्लस है यहाँ पे,
अब यहाँ पे लिख दिया printf नाउ %d या %3d, ठीक है, कॉमा i। यहाँ पे जो मैंने अभी कोड लिखा है इसमें थोड़ा सा आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली अभी तक जो मैंने फॉर लिखा था उसके अंदर में लास्ट में मैंने उसको सेमी कॉलन से उसको नहीं डाला था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने सेमी कॉलन यूज किया है। तो अब आप जनरली आप ये सोचेंगे कि फॉर के आगे तो सेमी कॉलन मैंने स्ट्रक्चर में भी नहीं बताया था, तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पे क्या होगा, कंपाइल टाइम में एरर जनरेट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल कर रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे देखना है कि रन कैसे करेगा ये। तो यहाँ पे रन करने का कॉन्सेप्ट ये होगा कि यहाँ पे ये जो आई जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 से लेकर के 5 तक, ये तो क्लियर है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेमी कॉलन लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन यहाँ का फॉल्स नहीं होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो कंडीशन जो फॉल्स होगा वो कब किस पे होगा, जब आई की वैल्यू हमारी 6 होगी, ठीक है ना। 5 के बाद तक का तो ये लूप चलता जाएगा, लेकिन 5 के बाद जब वैल्यू जैसे ही 6 होगी तो ये क्या होगा, फॉर लूप आपका टर्मिनेट कर जाएगा। टर्मिनेट करने के बाद कहाँ पे आएगा, ये वैल्यू सीधे नीचे आ जाएगी और आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 6। ओके, नाउ कंपाइल एंड रन। देख लिया। तो इस तरीके से आपका वैल्यू 6 आ रहा है। तो इसके ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं फॉर का, और जो जनरली स्ट्रक्चर आपको बताया जाता है वो चीज आपके माइंड में वो सेट हो जाता है। इसके अंदर में जैसे ही कोई सेमी कॉलन लगा देगा, और जनरली यही चीज पूछते हैं लोग कि सेमी कॉलन लगाएंगे और नीचे लिख देंगे printf %di। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि वो सेमी कॉलन बेसिकली हम लोग यूज नहीं करते हैं, या बुक्स में भी वो कंडीशंस आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या बोलते हैं, सीधा बोलेंगे कि इट जनरेट से कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कंपाइल टाइम में एरर को जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, अब यहाँ पे एक और दूसरा वैल्यू भी डाल करके देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने i = i+2, ठीक है। अब i की वैल्यू क्या होगी, एनी वन कैन प्रेडिक्ट, कोई स्टूडेंट बता सकता है इसमें कि अगर हमने यहाँ पे i = i+2 लिख दी, अब यहाँ पे प्रोग्राम जब कंपाइल करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ i, एनीवन? देखिए 6 क्या आएगा, 6। ओके, नहीं जस्ट 7। वेरी गुड, 7 आएगा। 7 इसलिए आएगा क्योंकि देखिए सबसे पहले 1 आएगा, इसके बाद 2 इंक्रीमेंट होगा तो 3 होगा, इसके बाद होगा 5, तो 5 तक तो आपका लूप चल रहा है ना। तो लूप बेसिकली कब बाहर आएगा, जब वैल्यू कंडीशन आपका फॉल्स होगा, ठीक है। तो 5 हो गया, 5 के बाद जब +2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 7। तो जब 7 आएगा, जब हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे तो 7 <= 5, ठीक है। तो ये तो कंडीशन फॉल्स है, तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा हमारा स्टेटमेंट ये प्रिंट कर जाएगा आई के, दैट मींस ये आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक बेसिकली जो एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से थोड़ा सा एक बियॉन्ड उसका क्या बिहेवियर है, इस प्रोग्राम्स के अंदर में आपने ये देखा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम देखते हैं। बेसिकली देखिए, जब भी हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे तो दो चीजें जनरली हम लोग करते हैं फॉर लूप के अंदर में, ठीक है। एक तो होता है एडिशन, ठीक है, एडिशन, या लिख देते हैं सम ऑफ n नंबर्स लिखा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कंटिन्यूअस कोई नंबर है, सपोज कीजिए 1 से लेकर के 10 तक है, इसका मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सम ऑफ n नंबर्स बोलेंगे, सम ऑफ n नंबर्स, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, ठीक है। तो दोनों के केस में बेसिकली क्या होता है कि सम ऑफ n नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स, दोनों के केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग सम, ठीक है, तो यहाँ पे जो सम होगा वो उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं जिसको 0 से हम लोग जनरली इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज कि ये सम नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे क्या ले लेंगे, 0, ठीक है। ये किस केस में होगा, जब हमें समेशन लेना होगा कॉन्टिन्यूअस नंबर्स का, ओके। नेक्स्ट है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर में जब भी अगर मान लें, तो अगर p ले लेते हैं अगर वैल्यू, तो p का जो वैल्यू होगा वो हमेशा क्या लेंगे, 1 लेंगे जब हमको प्रोडक्ट लेना है। सपोज कीजिए कि ये नंबर है हमारे पास 1357, अब सबको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए बेसिकली हम क्या करेंगे, वी हैव टू रिक्वायर अ वेरिएबल दैट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय द 0, बट इन केस ऑफ द प्रोडक्ट वी टेक एनी वेरिएबल दैट विल बी इनिशियलाइज्ड बाय द 1।
इसके पीछे जो लॉजिक्स है वो क्या है ये समझ लीजिए. एनीबडी कैन आस्क व्हाट विल बी द रीजन दैट वी initialize the variable by 0 and what will be the region that will be initialized 1. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की अगर हम बात करते हैं, तो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर में 0 एक ऐसा वैल्यू है जिसके अंदर में अगर हम किसी को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है. दूसरी चीज है प्रोडक्ट में. तो प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई भी वैल्यू है अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी नॉट एनी इफेक्ट. ओके, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो सम ऑफ नंबर्स रखेंगे तो उस केस में तो आपको 0 यूज करना होगा, और जब से ही प्रोडक्ट की बात आएगी उस केस में हम लोग 1 यूज करेंगे. ठीक है, इसका एक रियल एग्जांपल भी देखते हैं हम लोग इसी के अंदर में. सपोज कीजिए i5 है, यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज i प्लस प्लस. ओके, अब इसका सम निकालना है, क्या 1 to 5. यहाँ पे सम फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेके 5 तक का सम निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था कि हम एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में स्टोर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ऑलरेडी कि हमें सम करना है, तो वेरिएबल ले लेते हैं सम. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सम ही लेना है, आप कुछ भी वेरिएबल्स का नाम लिख सकते हैं एक्सेप्ट द कीवर्ड्स. जो सी के अंदर में 32 कीवर्ड्स हैं उसको छोड़ करके कि आप कोई वेरिएबल का नाम ले सकते हैं. जैसे मान लीजिए कि हमें लेना है, ऐड करना है, तो ऐड एक वेरिएबल है, उसको ले लिया 0. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज करेंगे. यहाँ पे लिख देंगे ऐड इक्वल टू ऐड प्लस आई. ओके, ठीक है, नीचे लिख दिया printf एडिशन फ्रॉम 1 to 5 इक्वल टू %3d कॉमा व्हाट विल बी द ऐड के अंदर में स्टोर होना है ना यहाँ पे. ठीक है, नाउ कंपाइल. अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल एरर आ रहा है. क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसको कमेंट नहीं बनाया है. यहाँ पे कमेंट बना दिया. ठीक है, नाउ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट. ठीक है, 1 to 5 का एडिशन क्या होगा 15. कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग इसको. तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है. बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू क्या है 1. यहाँ पे क्या है, ऐड की वैल्यू क्या है 0. 0 प्लस 1 तो कितना वैल्यू हो गया, 1 हो गया. ठीक है, अब ऐड की जो वैल्यू है वो अब हो गई 1. नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, फिर 2, यहाँ पे 2 लेस देन 5. अब आई की वैल्यू कितनी हो गई 2. यहाँ पे मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको. इनिशियली कितना है, ऐड का वैल्यू 0 है और आई का वैल्यू कितना है 1 है. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो ऐड इक्वल टू ऐड प्लस आई, तो ऐड का वैल्यू कितना है 0 और आई की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है, तो 0 प्लस 1 वैल्यू कितना होगा 1. 1 होकर के वो किस में स्टोर हो जाएगा, ऐड के अंदर में. ठीक है, तो अब जो होगा वो ऐड का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया. नाउ आई प्लस प्लस, फिर वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी 1 से. ठीक है, इंक्रीज करने के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी 2. नाउ कंडीशन चेक 2 लेस देन और इक्वल टू 5. कंडीशन ट्रू, बॉडी के अंदर में आ जाएगा फिर ऐड इक्वल टू ऐड प्लस आई. तो ऐड की वैल्यू कितनी है 1 और आई की वैल्यू कितनी है 2. तो 1 प्लस 2 दैट मीन्स की ऐड विल बी बिकम्स 3. तो ऐड हो गया 3 और आई की वैल्यू कितनी होगी. इस तरीके से आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो चेंज होता जाएगा और लास्ट में वैल्यू कितनी आ जाएगी 15. क्लियर है. तो इस तरीके से आपने देखा है कि अगर आपको कंटिन्यूअस नंबर्स का अगर आपको एडिशन करना है तो हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, और इसके व्हाट इज द रीजन कि जिसको हम लोग वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज करते हैं. ठीक है, अब सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन निकालना है. ठीक है, इसी प्रोग्राम्स के अंदर में इसको चेक कर लेते हैं. फॉर आई इक्वल टू सपोज कीजिए 1, आई लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट निकालना है, यानी 1 2 3 4 प्रिंट करेगा. 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4. उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे जिसको किससे इनिशियलाइज करेंगे 1 से. तो यहाँ पे क्या हो गया p इक्वल टू 1. यहाँ पे लिख देंगे p इक्वल टू p इंटू आई, और बाहर में आकर के p की वैल्यू को प्रिंट करा देंगे.
मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू %3d, वैल्यू क्या है e। ओके, यहाँ पे इसको कमेंट नहीं बनाया है। कंपाइल, नाउ एग्जीक्यूट। इसका वैल्यू कितना आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम 1 से 4 तक का मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, तो यही आएगा 1 2 3 एंड 4। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया आपका 24। तो यहाँ पे आपने ये देखा इस प्रोग्राम्स के अंदर में कि अगर आपको कंटिन्यूअस नंबर्स का सम निकालना है, कंटिन्यूअस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो इस चीज को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपने आज के सेशंस के अंदर में आपने ये देखा कि बेसिकली जो हमारा टॉप टेस्टेड है, तो टॉप टेस्टेड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कंडीशन सबसे पहले चेक हो रहा है, कंडीशन चेक होने के बाद ही यहाँ पे एंट्री हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉप टेस्टेड के अंदर में एक फॉर लूप आता है। फॉर लूप के अंदर में जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया, सबसे पहले ये देखा कि लूप का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर में टॉप टेस्टेड और बॉटम टेस्टेड मैंने कैटेगराइज किया। टॉप टेस्टेड के अंदर में बेसिकली फॉर जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, फॉर के अंदर में बेसिकली हमने जो डिस्कस किया है वो है स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द टू राइट द फॉर लूप। ओके, जिसके अंदर में मैंने 4 डिफरेंट डिफरेंट वेज के अंदर में फॉर को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि एक सीरीज जनरेट किया, जिसके अंदर में हम लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ था राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट, उसको यूज करके उस चीज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ओके, now we can also see suppose int I। ओके, क्लियर स्क्रीन। एक सिंपल सा एक लूप लिख रहे हैं फॉर लूप के लिए। फॉर यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हम फॉर लूप लिख रहे हैं तो हमेशा आपका एग्जीक्यूट ही करें, ये टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर में ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई इट इज नोन एज द टॉप टेस्टेड लूप। ओके, सपोज I इक्वल टू 5, I लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, I प्लस प्लस, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं printf %d, I। ठीक है, गेट ch। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रोग्राम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट। अगर हम इसको आउटपुट चेक करें तो हमारा कोई कुछ भी आपका यहाँ पे आउटपुट शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कंडीशंस के अंदर में जब हम आएंगे तो फर्स्ट टाइम में ही कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई इक्वल टू वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है मैंने 5 से, और जब कंडीशन आप चेक कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है 5 लेस देन और इक्वल टू 0। ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ही फर्स्ट टाइम में कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब यहाँ पे कंट्रोल आपका बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो उसके अंदर में कुछ भी वैल्यू को डिस्प्ले वो नहीं करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ लिख दिया हेलो। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या आउटपुट आता है। कंडीशन तो फॉल्स है, कंपाइल, नाउ एग्जीक्यूट। क्या है आपके पास, हेलो। हेलो इसलिए आया क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे कर्ली ब्रैसेस को यूज नहीं किया है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि इन केस ऑफ द मल्टीपल स्टेटमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद द फॉर लूप, देन कर्ली ब्रैसेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली अगर आप कर्ली ब्रैसेस नहीं दे रहे हैं उस केस में क्या कर रहा है, ये जो कंडीशन ट्रू है उसको पहले स्टेटमेंट को ट्रू मानेगा बाय डिफॉल्ट, ये ट्रू। ठीक है, और ये क्या है, फॉल्स है। ओके, तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होता है, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता तो आपका क्या होता, दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट करता, दोनों स्टेटमेंट। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ओनली लास्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स
will be executed when the condition becomes true. Okay, both of the statements will be executed when the condition becomes true. Okay, but in case of false, only the last statement will be executed. ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे उस केस में तो वो बाउंड हो जाएगा कि अगर कंडीशन ट्रू होगा तो बोथ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना पड़ेगा। लेकिन अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है, अगर कर्ली ब्रैकेट सपोज कीजिए मैनुअली जनरली हम लोग क्या होता है सिंगल स्टेटमेंट में यूज नहीं करते, गलती से आपने क्या किया सेकंड स्टेटमेंट भी लिख दिया और उस केस में आपने वहां पे उसको डिफाइन नहीं किया, उस केस में ये दोनों कंडीशंस जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों कंडीशन आपके यूज होंगे। ओके, इस सेशन का जो एक लास्ट एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं अभी। इसके अंदर में जो ये प्रोग्राम है इसके अंदर में हम लोग बेसिकली देखेंगे आस्की वैल्यूज का। ठीक है, जनरली आपको पता है कि आस्की वैल्यू कोई भी आप सी या सी प्लस प्लस की जब बुक पढ़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है एक आस्की वैल्यू की पूरी टेबल दी जाती है। ठीक है, तो जनरली बेसिकली जो 0 से लेकर के 1 से लेकर के 255 तक का जो एक आस्की वैल्यू होता है हर एक का, जैसे सपोज कीजिए कि 0 से लेकर के 9 तक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, तो बेसिकली 0 का जो आस्की वैल्यू होता है वो 48 है और 9 का क्या है 57 है। 48 49 इस तरीके से इंक्रीज होता जाता है। स्मॉल ए कैपिटल ए का भी इसी तरीके से आस्की वैल्यू है। ठीक है, जैसे 65 है और एक का 97 है। तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे जो आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई प्रोग्रामिंग यूज करेंगे, ठीक है, जब हाई लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे और वहां पे जब वैलिडेशन यूज करना होगा दैट मीन्स की दैट द डेटा दैट विल बी इंटर्ड बाय द यूजर, हाउ वी कैन वैलिडेट सच टाइप ऑफ द डेटा। ओके, तो उस केस में आपको डेटा को वैलिडेट करने के लिए आपको आस्की वैल्यू का कॉन्सेप्ट आना जरूरी होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एक याद रख लेते हैं कि हाँ इसका आस्की वैल्यू ये है, लेकिन आज मैं जो एक यहाँ पे आपको जो प्रोग्राम बता रहा हूँ इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे पूरी आस्की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे एक लूप के थ्रू हम लोग डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और उसके अंदर में आप 1 से लेकर के 255 तक जितने भी आस्की वैल्यू हैं उसको आप वहां पे देख सकते हैं कि किसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है। ओके, यहाँ पे void main एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई। ओके, क्लियर स्क्रीन, यहाँ जो वैल्यू लेते हैं, अब मैंने आपको बताया था कि जो आस्की वैल्यू है 1 से लेकर के 255 तक है, तो i इक्वल टू 1 ले लेते हैं और i लेस देन और इक्वल टू 255। ओके, नाउ i प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया printf स्लैश n the ASCII value of %c is %d। %c इसलिए लिखा है कि जितने भी जो ASCII वैल्यू जैसे 0 1 2 3 4 इसको हम लोग जस्ट लाइक ए कैरेक्टर ट्रीट करता है। ठीक है, और जो ASCII वैल्यू होती है वो किस में होती है हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। तो चूंकि कैरेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं %c से, और जो डेसिमल जो हमारा जो सिंपली इंटीजर्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं %d से। ठीक है, इसीलिए मैंने ये लिखा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा आई printf स्लैश एन। ओके, सबसे पहले काम करते हैं पूरी टेबल नहीं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि 48 से लेकर के 57 तक का
डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है ना। इससे एक आइडिया भी चल जाएगा आपको कि जैसे मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया है कि 0 का क्या होता है 48 और 9 का कितना होता है 57। तो यहाँ पे एक लूप जो यूज कर रहे हैं हम लोग 48 कर देते हैं और यहाँ पे 255 की जगह पे क्या करते हैं 57 कर देते हैं, ठीक है। ओके, नाउ रन। दिख रहा है आज की वैल्यू ऑफ 2 1 ऊपर आपका जो हिडन हो गया है ऊपर। आज की वैल्यू ऑफ 2 50, आज की वैल्यू ऑफ 3 इज 51, आज की वैल्यू ऑफ 4 इज 52। इस तरीके से आज की वैल्यू ऑफ 9 इज 57। दिख रहा है। अब इसी को अगर थोड़ा सा ये कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि 65 कर देते हैं, 65 से लेकर के 91 तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिले फंक्शन हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि वो एक स्पेस आपको एक टाइम देता जाएगा। तो ये 1000 कर देते हैं। तो इसके लिए क्या 1000 मैंने डिस्कस किया था ऑलरेडी कल भी, 1000 का मतलब है कि इट विल टेक 1 सेकेंड टाइम, ठीक है। इसके लिए डिले के लिए हेडर फाइल यूज कर लेंगे, कौन सा है dos.h, इंक्लूड dos.h। अब यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं, नाउ रन। देखिए, ठीक है। कैपिटल ए का वैल्यू क्या है, ये 65 है। स्मॉल ए का जो स्टार्ट होगा इस तरीके से देखिए आता जा रहा है आपका, ठीक है, 77, ये चलेगा आपका 91 तक। ठीक है, 90 तक ही जाएगा क्योंकि जेड आपका 90 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आज की वैल्यू में ये जो लास्ट जो हमारा आया है ये क्या है, ओपन ब्रैकेट है बस, ठीक है ना, और क्लोज ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट के लिए हमारा क्या होता है, इसका 91 होता है। दैट मीन्स कि कीबोर्ड्स के अंदर में जितना भी कॉम्बिनेशन बन रहा है सबके लिए एक आस्की वैल्यू वहां पे दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं बेसिकली पूरे के लिए एक बार डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर के 255। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम लोग स्ट्रिंग यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग सपोज कीजिए कि एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर में सपोज कीजिए कि मैं आपको बोल दूं कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं। तो नंबर ऑफ लाइंस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिकली फुल स्टॉप उसमें आप सर्च करेंगे। तो फुल स्टॉप सर्च करने के लिए आपको फुल स्टॉप जो होता है डॉट जो देते हैं उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका आस्की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। या सपोज कीजिए कि हम आपको बोल रहे हैं कि एक पैराग्राफ है जिसके अंदर में नंबर ऑफ कॉमाज आपको काउंट करना है, नंबर ऑफ सेमीकोलन काउंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो कि सिर्फ आस्की वैल्यू से ही वो चीजें पॉसिबल हैं जो कि आप लोग उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देखते हैं 1 से 255। 1 से 255 का मतलब ये हो गया कि जो भी आपका बुक्स है C++ जो भी आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे पूरा का पूरा एक टेबल जनरेट किया हुआ होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक टेबल जनरेट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे सिंपली C printf कर देते हैं और ऊपर में क्या देते हैं टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर, ठीक है। कलर का मैंने बताया था ना पैरामीटर क्या दे सकते हैं 0 से लेकर के 7 के बीच में, ठीक है। तो या रेड ग्रीन ब्लू जो भी दे सकते हैं, वो भी तो ग्रीन दे देते हैं अगर, तो GREEN, ये ग्रीन हो गया, ओके। डिले फंक्शन ऑलरेडी हमने यूज किया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाइल कर लेते हैं और रन कराते हैं। अब यहाँ से एक एक 1 बाय 1 आप सारा यहाँ पे देख सकते हैं किस किस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ये जितने सिंबल्स हैं जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं इसका भी क्या होता है आस्की वैल्यू होता है जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। देख रहे हैं एरो है, डायरेक्शन की है, अप एरो है, डाउन एरो है, ये सारा कंप्लीटली। डबल कोट्स की वैल्यू है आपकी 34, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हैश जो हम लोग यूज करते हैं उसकी वैल्यू है 35, मॉडुलो ऑपरेटर है 37, कॉमा के लिए 39 जो मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। फुल स्टॉप के लिए 46 है ऑलरेडी, 0 से लेकर के 9 तक जो कि आपका 58 से लेकर के 57 तक की वैल्यू जनरेट करेगा, ठीक है। देखिए कॉलोन आ गया, कोलोन, ठीक है, कोलोन और सेमी कोलोन दोनों के लिए वैल्यू दिया है। कोलोन के लिए 58 है और सेमी कोलोन के लिए 59 है, ठीक है।
अब यहाँ पे कैपिटल ए जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम में डिस्कस किया हुआ था, 65 से लेकर के 90 तक इसकी वैल्यू जाएगी आपकी। ओके, डिवाइड ओपन पावर का है। अब स्मॉल ए का जो स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्ट 97 से, ठीक है। लास्ट वैल्यू इज 122। देखिए कर्ली ब्रेसेस के लिए भी आ गया ना, ओपन कर्ली ब्रेसेस के लिए वैल्यू क्या है 123 आज की वैल्यू है, क्लोज के लिए है आपकी 125। ये जितने भी सिंबल्स दिख रहे हैं इट विल बी जनरेटेड फ्रॉम बाय द कीबोर्ड आल्सो। और बेसिकली जो इंटरनली कम्युनिकेशन होता है वो कंप्लीटली इसी पे होता है, आज की वैल्यू पे ही होता है। बेसिकली आपको जो याद रखना है आज की वैल्यूज की, उसमें मैंने स्ट्रिंग्स के अंदर में जो हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका फुल स्टॉप किसमें है, कॉमा, ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं, तो इसका याद रखना है। उसके बाद स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। इसके अंदर में हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जब तीनों लूप हम कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद एक हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे मोबाइल नंबर वैलिडेशन का, ठीक है। जैसे इंडिया का मोबाइल नंबर है सपोज कीजिए, जिसमें अभी जो फर्स्ट डिजिट है वो 9876, ठीक है ना, 6789, ये 4 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग कोई भी मोबाइल नंबर इनपुट करेंगे और उसको चेक करेंगे कि वो इंडियन मोबाइल नंबर है कि नहीं, ठीक है, बाय यूजिंग सी प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को हम लोग करेंगे और वहां पे आपको ये चीज एक रियल आपको वहां पे रियल इमेजिनेशन होगा कि किस तरीके से हम लोग बेसिकली आज की वैल्यू को हम लोग वहां पे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारे जो सिंबल्स आ रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये बेसिकली उनके लिए है जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस को ज्यादा यूज करते हैं। प्लस माइनस का साइन देख रहे हो ना, 241 है। अगर सपोज कीजिए कहीं प्लस माइनस का साइन आपको खुद से लगाना है तो उस आज की वैल्यू को याद रखेंगे और उसको कैरेक्टर को डिस्प्ले करवा देंगे। स्क्वायर रूट के लिए भी वैल्यू है 251। इस तरीके से आपका लास्ट तक 255 तक आपका पूरा का पूरा ये आज की वैल्यू आपका जनरेट हो गया। तो इस प्रोग्राम्स के अंदर में आपने ये देखा कि हाउ टू डिस्प्ले द आज की वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर लूप। उसके बाद इसके अंदर में आपने ये भी देखा कि जो डिफरेंट डिफरेंट जैसे स्ट्रिंग्स के अंदर में या पैराग्राफ्स के अंदर में जो भी चीजें हम लोग यूज करेंगे आगे स्ट्रिंग्स के अंदर में, कैसे लाइंस कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो सारी चीजें। इसके अलावा अगर न्यूमेरिक वैल्यू पे अगर सपोज कीजिए कि हमें क्या करना है, कुछ वैलिडेशन यूज करना है, तो उसके लिए हम लोग आज की वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने इस प्रोग्राम के अंदर में ये भी आपने देखा कि हाउ टू चेंज योर कलर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो बेसिकली टेक्स्ट कलर है ये किस हेडर फाइल्स के अंदर में है, ये देखना है आपको। ये है आपका किसके अंदर में, कोनियो डॉट एच के अंदर में, ये ध्यान रखना है कि टेक्स्ट कलर जो आपका फंक्शंस है वो किसके अंदर में, कोनियो डॉट एच के अंदर में आपका डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया फॉर लूप्स के बारे में, ठीक है। और जो हमारा सेशन के एंड में जो हमने यूज किया है वो आपका ASCII वैल्यू है। ओके, तो कल का जो हमारा सेशन होगा वो इसी से एक्सटेंड होगा और हम लोग इसके बाद आएंगे सीधा वाइल लूप पे, ठीक है। वाइल के बाद डू वाइल, पहले थोड़ा सा एक सेशन बता देंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, फिर तीनों लूप से कमांड्स को लेकर के और उस पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग यूज करेंगे, जिसके अंदर में आपको मैंने अभी मोबाइल नंबर्स वाला ही बताया वो भी है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके आप लोग के साइड से अगर कोई एनी डाउट फ्रॉम योर साइड तो काइंडली आस्क मी। हेलो।
Any question? Okay. Okay, thank you. Good day.